नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आगाज आईएएस के डेली 20 एमसीक्यूज सीरीज में। यहाँ हम रोज के सबसे महत्वपूर्ण यूपीएससी स्टाइल मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट के साथ और ट्रैप शब्दों को समझते हुए सॉल्व करेंगे। अगर आप प्रीलिम्स 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो यह सीरीज आपकी एक्यूरेसी 70 से 80% तक आसानी से पहुंचाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो आज का पहला प्रश्न है, इंडिया आसियान डिजिटल कोऑपरेशन के संदर्भ में भारत आसियान के साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर साझा करने पर काम कर रहा है। सेकंड स्टेटमेंट, आसियान इंडिया डायलॉग पार्टनरशिप वर्ष 1992 में शुरू हुई थी। सभी आसियान सदस्य दक्षिण एशिया क्षेत्र में स्थित है। आपके पास 3 सेकंड का समय है, आप इसको सॉल्व करें। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, चलिए भारत आसियान के साथ अब हम एक एक स्टेटमेंट को देख लेते हैं। भारत आसियान के साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर साझा करने पर काम कर रहा है, तो ये बात बिल्कुल सही है। भारत जैसे इंडिया में जो यूपीआई, आधार और डिजी लॉकर, इन तीनों का जो समन्वय भारत में यूज हो रहा है, भारत ये चाहता है कि भारत के साथ साथ अन्य जो पड़ोसी देश हैं या जो भी देश इसका यूज करने चाहते हैं, भारत उसमें उसको सहयोग कर रहा है। सेकंड स्टेटमेंट, आसियान इंडिया डायलॉग पार्टनरशिप 1992 में शुरू हुआ था, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये 1992 में ही शुरू हुआ था। और थर्ड स्टेटमेंट कि सभी आसियान सदस्य दक्षिण एशिया क्षेत्र में स्थित हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ यह समझ लीजिए कि आसियान का पूरा नाम क्या होता है। तो आसियान का पूरा नाम होता है एसोसिएशन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अब यदि इसके नाम में यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर नाम में ही आ रहा है, साउथ ईस्ट आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इस स्टेटमेंट में जो दिया गया है कि ये सभी दक्षिण एशिया के क्षेत्र के देश होते हैं, ये स्टेटमेंट क्या है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। और इस प्रकार से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा, 1 और 2। नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। आसियान के संदर्भ में आसियान का मुख्यालय, तो आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में। फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, आसियान चार्टर 2008 लागू हुआ। आसियान में कुल 12 सदस्य देश हैं। इसको हम देख लेते हैं। जैसे कि इसका स्टेटमेंट 1 है, ये आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, वहां पर आसियान देशों का मुख्यालय स्थित है। आसियान चार्टर 2008 में लागू हुआ था, जिसने आसियान को एक कानूनी और संस्थागत रूप दिया था। तो ये कब दिया गया था? तो 2008 में दिया गया था। थर्ड स्टेटमेंट है, आसियान में कुल कितने सदस्य हैं? यहाँ पर लिखा हुआ कि ये 12 सदस्य हैं। इसको हम बता दें कि आसियान में अभी तक जो सदस्य देशों की संख्या थी वह 10 थी। एक सदस्य अभी अक्टूबर 2025 में ऐड किया गया है, जिसका नाम है टाइमोर लेस्टे, जिसको हम ईस्ट टाइमोर भी बोलते हैं। ईस्ट टाइमोर। तो यहाँ पे अब कुल आसियान सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई है? तो 11 हो गई हैं। तो हमारा स्टेटमेंट कौन सा सही हो जाएगा? तो हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है ये गलत है, ये स्टेटमेंट भी गलत है और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहाँ पे 1 और ये 2, यानी कि ये 2 स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे सही है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। और क्वेश्चन नंबर 3 संबंधित है क्लाइमेट फाइनेंस यानी कि जलवायु वित्त से संबंधित है, जिसमें यह कहा गया है, पहला स्टेटमेंट है, डेवलप्ड देशों का 100 बिलियन प्रतिवर्ष जलवायु वित्त लक्ष्य पेरिस एग्रीमेंट का हिस्सा है। सेकंड स्टेटमेंट है कि यह लक्ष्य पहली बार 2023 में प्राप्त किया गया। तीसरा स्टेटमेंट है, जलवायु वित्त में अनुकूलन को हमेशा समन से अधिक, यानी कि अनुकूलन यानी कि अडॉप्टेशन, समन का मतलब ये हो गया मिटिगेशन से अधिक धन मिलता है। तो यहाँ पर हम बता दें कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसमें ये कहा गया है कि डेवलप्ड देशों का 100 बिलियन ये प्रतिवर्ष, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जो पेरिस एग्रीमेंट का ही एक हिस्सा रहा है।
दूसरा स्टेटमेंट है कि ये लक्ष्य पहली बार 2023 में प्राप्त किया गया था। ये भी स्टेटमेंट सही है कि 2023 में इसको अचीव किया गया। जलवायु वित्त में अनुकूलन, अब यहाँ पर ये जो अनुकूलन है, जो अडॉप्टेशन है, इसको पैसा हमेशा कम मिलता है, लेकिन जो मिटिगेशन होता है, यानी कि जो कंट्री उसको मिटिगेट करने के लिए एफर्ट लगाती है, 90% इसका फाइनेंस का पैसा मिटिगेशन में जाता है। जो बचा हुआ जो 10% है वो अनुकूलन में जाता है। तो इस हिसाब से यदि हम देखेंगे तो जो हमारा स्टेटमेंट 3 है वो गलत हो जाएगा और हमारा आंसर वंस अगेन ये सही हो जाएगा, जहाँ पर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पेरिस एग्रीमेंट के बारे में। पेरिस एग्रीमेंट कानूनी रूप से बाध्यकारी है। स्टेटमेंट 2 इसमें हर देश को नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस बनानी होती है। स्टेटमेंट 3 पेरिस एग्रीमेंट 2016 में लागू हुआ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो केवल आप स्टेटमेंट 1 कानूनी रूप से बाध्यकारी होने का मतलब ये है कि पेरिस एग्रीमेंट की कुछ धाराएं जैसे रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स को बाइंडिंग माना जा सकता है, लेकिन मिटिगेशन टारगेट स्वयं लीगली बाइंडिंग नहीं है। लेकिन जनरली जनरली अगर सामान्य दृष्टि से देखेंगे तो जो पेरिस एग्रीमेंट है वो बाध्यकारी है। इसमें हर देश को नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस बनानी होती है। ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि जितने भी देश हैं जो इसके मेंबर हैं, पेरिस एग्रीमेंट के तहत पार्टीज एनडीसीज जमा करती है, अपडेट करती है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारा सही है। और लास्ट है कि पेरिस एग्रीमेंट 2016 में लागू हुआ था। तो पेरिस एग्रीमेंट को जो अडॉप्ट किया गया था वो 2015 में अडॉप्ट किया गया था, लेकिन जो इसको लागू किया गया था वो 2016 में लागू किया गया था। इसलिए जो हमारा स्टेटमेंट नंबर 3 है ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी 1 2 और 3 यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 डिजिटल रूपी के संदर्भ में ये आरबीआई द्वारा जारी की जाने वाली डिजिटल करेंसी है। ये ब्लॉकचेन यानी कि आरबीआई द्वारा जारी की जाती है। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित हो सकती है। डिजिटल रूपी कानूनी मुद्रा नहीं है। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट 1 ये आरबीआई द्वारा जारी की जाने वाली डिजिटल करेंसी है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अभी जैसे आरबीआई ई करेंसी के बारे में बात कर रही है तो वही ई करेंसी हमारे डिजिटल करेंसी है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये स्टेटमेंट सही है। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ये बिल्कुल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 3 है कि डिजिटल रूपी कानूनी मुद्रा नहीं है। तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये डिजिटल ये कानूनी मुद्रा है, क्योंकि ये लीगल टेंडर है, क्योंकि आरबीआई इसको इशू कर रही है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये लीगल टेंडर। तो हमारा यानी कि ये जो स्टेटमेंट नंबर 3 है वो गलत हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में। सीबीडीसी रिटेल और होलसेल दो प्रकार की होती हैं। सीबीडीसी का लक्ष्य कैश को पूरी तरह समाप्त करना है। सीबीडीसी में बैंक इंटरमीडियरीज की भूमिका समाप्त हो जाती है। यदि इस क्वेश्चन को में यदि हम ध्यान से देखेंगे तो हमको बहुत ढेर सारे ट्रैप सेट किए हुए मिलेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है कि सीबीडीसी का लक्ष्य कैश को पूरी तरह समाप्त, ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट है और यूपीएससी में ब्लैंकेट स्टेटमेंट जनरली ये गलत होते हैं। स्टेटमेंट जो 2 है वो हमारा गलत हो जाएगा। तो जैसे ही स्टेटमेंट 2 हमारा गलत होगा तो हमारा डी और बी एलिमिनेट हो जाएगा। इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि जो एलिमिनेशन ट्रिक है वो कैसे वर्क करती है। सीबीडीसी में बैंक इंटरमीडियरीज की भूमिका समाप्त हो जाती है, तो इसकी भूमिका पूरी तरह से समाप्त नहीं होती है। जो बैंक की भूमिका है वो स्टिल बनी हुई रहती है। ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। यानी कि स्टेटमेंट 3 भी गलत हो गया। अब हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा बचेगा, केवल ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे कह रहा है केवल एक, यानी जो पहला आंसर वो सही होगा कि सीबीडीसी रिटेल और होलसेल ये दोनों प्रकार की होती है, यानी कि दोनों के लिए वर्क करती है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जहाँ पे पूछा गया है पीएम श्री स्कूल्स के बारे में। तो पहले हम बता दें कि पीएम श्री स्कूल क्या होता है। तो पीएम फॉर प्रधानमंत्री, और यहाँ पर श्री लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। अब यहाँ पे लिखा है कि ये स्कीम शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है यह एनईपी 2020 की सिफारिशों को ग्राउंड लेवल पर लागू करने के लिए है। पीएम श्री केवल केंद्र सरकार के स्कूलों पर लागू होती है। अब एक एक स्टेटमेंट को हम एग्जामिन करते हैं।
ये ज़ाहिर-सी बात है कि ये स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के लिए ये प्रपोज़ल दिया गया है, जो 2022 में इसको लागू किया गया। अब इसमें क्या है, कोई नया स्कूल नहीं बनाया जाएगा, जो एग्ज़िस्टिंग स्कूल है, उसी को पीएम श्री में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये कन्वर्ट किस मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा ही किया जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। सेकंड है, ये एनईपी 2020 की सिफारिशों को ग्राउंड लेवल पर लागू करने के लिए है। ये बिल्कुल सही है। पीएम श्री केवल केंद्र सरकार के स्कूलों पर लागू होती है, तो ये केवल केंद्र, अब यहाँ पे ये ट्रैप है। ट्रैप क्या है? यहाँ पे केवल का ट्रैप है। तो केवल केंद्र सरकार पे लागू नहीं होती है, ये केंद्र सरकार के साथ-साथ जो राज्य सरकार के जो स्कूल होते हैं, ये उन पर भी ये लागू होती है। इसलिए जो स्टेटमेंट हमारा 3 है, वो गलत हो गया और जैसे ही स्टेटमेंट 3 होगा, हमारा सी और डी निकल जाएगा और यहाँ पर हम ये जानते हैं कि हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 भी सही है और 2 भी सही है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 2। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। पीएम श्री स्कूल्स के बारे में, ये स्कीम 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। पीएम श्री का उद्देश्य मॉडल स्कूल्स बनाना है। स्टेटमेंट 3, ये सरकारी स्कूल के सिलेक्शन पर आधारित स्कीम है। एक एक स्टेटमेंट को हम देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है, ये स्कीम 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है, लेकिन पीएम श्री योजना जो लाई गई है, ये 100% केंद्र सरकार के द्वारा नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट 60% फंड कंट्रीब्यूट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट 40% करेगी और ये जनरल स्टेट के लिए है। यदि स्पेशल स्टेट है, विशेष राज्य का दर्जा जिसको मिला हुआ है, वहाँ पे ये जो रेशियो होता है वो चेंज होकर के 9 और 90 और 10 का हो जाता है, यानी कि 90% फंड सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगा और 10% जो फंड होता है वो स्टेट गवर्नमेंट से आएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग हियर। पीएम श्री का उद्देश्य मॉडल स्कूल्स बनाना है, तो ये जाहिर सी बात है कि इसका उद्देश्य क्या है, तो मॉडल स्कूल्स बनाना है, जिसका फोकस किस पे रहेगा, तो वो ग्रीन एजुकेशन पे रहेगा। ये सरकारी स्कूल के सिलेक्शन पर आधारित स्कीम है, ये बिल्कुल सही है कि सरकारी स्कूल के सिलेक्शन पर ही आधारित स्कीम है। तो इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, अब हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इंडियन नेवी आईएनएस विशाखापट्टनम के संदर्भ में, आईएनएस विशाखापट्टनम एक डिस्ट्रॉयर वारशिप है। स्टेटमेंट नंबर 2, रेड सी में एंटी पायरेसी ऑपरेशंस में तैनात रहा है। ये कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर है। आईएनएस विशाखापट्टनम के बारे में थोड़ी सी हम ये जानकारी ले लेते हैं कि आईएनएस विशाखापट्टनम को प्रोजेक्ट 15 बी के तहत बनाया गया है, तो इसको याद रखें, इसको बनाया गया है प्रोजेक्ट 15 बी के तहत। और ये जो कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर है, इसको बनाया गया है प्रोजेक्ट 15 ए के तहत बनाया गया है। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा तीसरा स्टेटमेंट होगा, ये गलत हो जाएगा। अब ये पूछा है कि ये रेड सी में एंटी पायरेसी ऑपरेशन में तैनात है, तो ये बिल्कुल ये जो आईएनएस विशाखापट्टनम बनाया गया है, तो ये एंटी पायरेसी और अदर सिक्योरिटी, यानी कि हमारे कंट्री के सिक्योरिटी के लिए ही बनाया गया है, तो स्टेटमेंट हमारा नंबर 2 भी सही है। और एक डिस्ट्रॉयर वारशिप है, ये बिल्कुल हमारा ये फैक्ट सही है। तो हमारा स्टेटमेंट 1 और 2 सही है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 10, रेड सी के संदर्भ में, रेड सी अफ्रीका और अरेबियन पेनिनसुला के बीच स्थित है। ये स्वेज कैनाल, क्वेश्चन नंबर 10, रेड सी अफ्रीका और अरेबियन पेनिनसुला के बीच स्थित है। स्वेज कैनाल मेडिट के माध्यम से मेडिटेरियन सी से जुड़ता है। यह पर्शियन गल्फ का हिस्सा है। इसको हम एक-एक करके देख लेते हैं। जैसे यदि हम फिगर में देखेंगे, तो ये हमारा बना हुआ है, सपोज़ दैट कि ये हो गया हमारा अफ्रीकन कंटिनेंट और अफ्रीकन कंटिनेंट के बाद ये बना हुआ है अरबियन पेनिनसुला और इधर ये है अदर पार्ट्स। तो यहाँ पे ये है, ये रेड सी हमारा यहीं पर लोकेटेड है और रेड सी से यहीं पे सुएज कैनाल गई हुई है, जो मेडिटेरियन सी को कनेक्ट कर रही है। पर्शियन गल्फ हमारा यहाँ पर है, ये है पर्शियन गल्फ है, जहाँ से ये पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, ये बाकी कंट्रीज़ हैं। ये पर्शियन गल्फ है, तो ये ज़ाहिर-सी बात है कि ये इसका रेड सी का तो हिस्सा नहीं है। तो हमारा ये जो ऑप्शन है, जो स्टेटमेंट जो नंबर 3 है कि पर्शियन गल्फ का हिस्सा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा।
ये सुएज कैनाल के माध्यम से मेडिटेरियन सी से जुड़ता है। देखिए सुएज कैनाल है, मेडिटेरियन सी से जुड़ रहा है। आप इसको एग्जैक्ट लोकेशन के लिए फिगर को रेफर कर सकते हैं। और यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है कि रेड सी अफ्रीका और अरबियन पेनिनसुला के बीच में है, तो ये हमारा अफ्रीका हो गया, ये अरबियन पेनिनसुला है और दोनों के ये बीच में स्थित है। तो इस तरह से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आप प्रीलिम्स 2026 के लिए सीरियस हैं। डेली 20 एमसीक्यूज करने का फायदा तभी है जब आप एक्सप्लेनेशंस को भी समझें, क्योंकि यूपीएससी कॉन्सेप्ट टेस्टिंग करता है, फैक्ट्स नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले 10 क्वेश्चंस की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में यूपीआई और आधार दोनों डीपीआई के उदाहरण हैं। डीपीआई केवल भारत में ही लागू किया जा सकता है। कई देश भारत के डीपीआई मॉडल को अपनाने में रुचि रखते हैं। अब इस क्वेश्चन को यदि हम ध्यान से देखेंगे तो जो स्टेटमेंट 2 है और स्टेटमेंट 3 दोनों कंट्राडिक्शन है, यानी कि एक दूसरे के विरोधी हैं। यदि ये केवल भारत में लागू किया जा रहा है तो फिर ये दूसरे देश आपस में अपनाने में रुचि नहीं रखेंगे। और यहाँ पे जो ट्रैप सेट किया गया है वो है केवल भारत में। तो अभी हमने देखा है जैसे कि जो डीपीआई है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको आसियान देशों तक लेकर के जाया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा जो स्टेटमेंट है कि केवल भारत में ही रहेगा, वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब जब स्टेटमेंट 2 हमारा गलत हुआ तो हम यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में हमारा सी और डी गलत हो जाएगा। बिल्कुल यदि हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है तो भी हम आसानी के साथ हम दो स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है कि कई देश भारत के डीपीआई मॉडल को अपनाने में रुचि रखते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और ये क्वेश्चन ये स्टेटमेंट 3 क्या है, ये सही है। और स्टेटमेंट 3 अब कहाँ पर बचा हुआ है, तो केवल स्टेटमेंट 1 में बचा हुआ है। अ, ऑप्शन नंबर ए में बचा हुआ है। और ऑप्शन नंबर ए में क्या है, तो 1 और 3 दोनों है, यानी कि यूपीआई और आधार दोनों डीपीआई के उदाहरण है। ये स्टेटमेंट भी सही है। यदि आपको ये वाला जानकारी नहीं है कि दोनों डीपीआई के उदाहरण हैं या नहीं है, तो आप स्टेटमेंट 3 के बेस पर भी इस ऑप्शन को टिक लगाएंगे, क्योंकि कोई और जगह पे ये 3 है ही नहीं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12, क्लाइमेट फाइनेंस में अडाप्टेशन के संदर्भ में अडाप्टेशन का अर्थ क्या है, जिसको हम बोलते हैं अनुकूलन। तो क्लाइमेट इम्पैक्ट्स के अनुसार एडजस्टमेंट करना होता है। अडॉप्टेशन फाइनेंस की आवश्यकता विकासशील देशों में अधिक होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुकूलन को शमन से अधिक फंडिंग मिलती है। एक एक स्टेटमेंट को हम देख लेते हैं। क्लाइमेट फाइनेंस में एडाप्टेशन के संदर्भ में यदि हम बात करें तो एडाप्टेशन का अर्थ क्या होता है कि हम उसको अडॉप्ट करते जा रहे हैं, हम अनुकूल हो रहे हैं क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या है, सही है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि एडाप्टेशन फाइनेंस की आवश्यकता विकासशील देशों को अधिक होती है, क्योंकि उनके पास रिसोर्स कम होते हैं, उनके पास कैपेसिटी कम होती है उससे डील करने की, और क्लाइमेट पोल्यूशन में जो उनका कंट्रीब्यूशन होता है वो विकसित देशों से कम होता है। इसीलिए जो विकासशील देशों को आवश्यकता ज़्यादा होती है अडाप्टेशन फाइनेंस की। ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुकूलन को समन से अधिक फंडिंग मिलती है। तो अभी हमने बताया था कि जो समन है, यानी कि जो मिटिगेशन होता है, उसको नियरली अबाउट 90% तक फंड मिलता है और उसको केवल 10% का फंड मिलता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और हमारा ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 13, 13वां क्वेश्चन है कि आसियान इंडिया संबंध, आसियान इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। स्टेटमेंट नंबर 1 है ये। स्टेटमेंट नंबर 2, भारत एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत आसियान को प्राथमिकता देता है। स्टेटमेंट नंबर 3, भारत आसियान का फाउंडिंग मेंबर है। इस क्वेश्चन को हम डीप में देखते हैं। पहला है कि स्टेटमेंट कि आसियान इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। यदि हम पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो जो यूएसए है वो अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। और यदि हम एशिया में देखेंगे तो एशिया में चाइना भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। और यदि हम साउथ एशिया में देखेंगे तो बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, ये गलत हो गया। इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है वो अलग चीज है, लेकिन यहाँ पर दिया है कि सबसे बड़ा है, यानी कि उसने ट्रैप यहाँ पे सेट किया हुआ है।
भारत एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत आसियान को प्राथमिकता देता है, ये बिल्कुल सही है। पहले लुक ईस्ट पॉलिसी थी, लेकिन बाद में मोदी गवर्नमेंट ने इसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी बना दिया। भारत आसियान का फाउंडिंग मेंबर है, तो भारत तो आसियान का मेंबर ही नहीं है। जब भारत आसियान का मेंबर ही नहीं है, तो फिर ये फाउंडिंग मेंबर का तो कोई सवाल ही नहीं आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये स्टेटमेंट भी ये गलत हो जाएगा, ठीक? तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, केवल 2। यहाँ पर बता दें कि आसियान का जो फाउंडिंग मेंबर्स थे, वो केवल 5 देश थे। उन 5 देशों में कौन-कौन से देश आते हैं? तो थाईलैंड है, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया। ये 5 देश थे जो आसियान के फाउंडिंग मेंबर थे। और ये बनाया कब गया था? तो ये 1967 में बनाया था, थाईलैंड डिक्लेरेशन के द्वारा। ठीक। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 100 बिलियन क्लाइमेट गोल का संदर्भ है। यह लक्ष्य 2009 के कोपेनहेगन समिट में घोषित हुआ था। यह सर्वसम्मति से तय हुआ था। इसका उद्देश्य विकासशील देशों को क्लाइमेट एक्शन में सपोर्ट देना था। तो यदि हम यहाँ पे देखेंगे, जो हमारा क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि 100 बिलियन क्लाइमेट गोल के लिए पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट है, यह लक्ष्य 2009 के कोपेनहेगन समिट में घोषित हुआ था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। घोषित कहाँ पे हुआ था? तो कोपेनहेगन समिट में हुआ था, कॉप 15 में। ये सर्वसम्मति से तय हुआ था। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी ग्रे एरिया है, क्योंकि सर्वसम्मति से मतलब ये होता है कि इसमें जितने भी मेंबर रहे हो, सभी सहमत रहे हो। लेकिन ऐसा बहुत ही कम ही ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, या कोई ऐसी ही कोई समिट होती है जहाँ पे सभी देश सहमति होते हैं। तो ये हमारा अगर जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो भी हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। और जाहिर सी बात है कि जो 100 बिलियन डॉलर दिया जा रहा है, वो किसको दिया जा रहा है? तो विकासशील देशों को दिया जा रहा है, जिनको क्लाइमेट एक्शन में सपोर्ट की ज़रूरत है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 15, डिजिटल रूपी और यूपीआई के संदर्भ में पूछा जा रहा है। तो ये डिजिटल रूपी हो गया, ये यूपीआई है। डिजिटल रूपी और यूपीआई दोनों एक ही प्रकार के डिजिटल भुगतान है, तो ये बिल्कुल एक ही प्रकार के नहीं हैं। डिजिटल रूपी में सेटलमेंट सीधे आरबीआई के लेजर पर होता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आरबीआई इसको इशू करती है, तो उसी के लेजर पर होता है ये। यूपीआई बैंक मध्यस्थता भुगतान प्रणाली है, और यूपीआई में क्या होता है? तो ये मध्यस्थता भुगतान, यानी कि बैंक अपना अपना इंटरमीडिएरी करते हैं। ठीक, तो ये हमारा स्टेटमेंट ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 16, फिर से पीएम श्री के बारे में पूछा गया है। तो पीएम श्री के चयन के क्या बारे में क्या पूछा जा रहा है? कि स्कूल का चयन किसके कैसे होता है? तो ये चैलेंज मोड में होता है। और ये स्कीम केवल ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिकता देती है। स्कूल को ग्रीन प्रैक्टिस अपनानी होती है। तो स्टेटमेंट वन बाई वन हम देखें, स्कूलों का चयन चैलेंज मोड में होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि आर्बिट्रेरी नहीं होता है। उसके बेस पे जिनके पास वो रिक्वायरमेंट जो फुलफिल करते हैं, वो इसमें पीएम श्री के लिए चयन किए जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा है कि ये स्टेटमेंट केवल ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिकता देता है, ये ट्रैप है यहाँ पे। और स्टेटमेंट 2 क्या हो जाएगा? हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। और जैसे ही हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे 2 गलत होगा, तो हमारा सी भी गलत हो गया, हमारा डी भी गलत हो गया। और स्कूलों को ग्रीन प्रैक्टिसेस अपनानी होती है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, 1 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 17, इंडियन नेवी एंटी पायरेसी ऑपरेशंस। भारत गल्फ ऑफ अडेन, रेड सी दोनों क्षेत्रों में एंटी पायरेसी मिशन करता है। कहाँ कहाँ कर रहा है? तो गल्फ ऑफ अडेन में कर रहा है, और रेड सी में कर रहा है एंटी पायरेसी मिशन। और एंटी पायरेसी मिशन को केवल यूनाइटेड नेशंस के आदेश से ही चलाया जा सकते हैं, और भारत स्वतंत्र रूप से एंटी पायरेसी ऑपरेशंस कर सकता है। स्टेटमेंट 2 और 3 क्या है? दोनों कंट्राडिक्शंस हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पर लिखा हुआ केवल लिखा है, तो केवल यूनाइटेड नेशंस के यदि हम आदेश से करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर वो कंट्री सोवरेन नहीं है, संप्रभु नहीं है। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? हमारा दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट है कि भारत स्वतंत्र रूप से एंटी पैरासी ऑपरेशंस कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, अपनी सुरक्षा के लिए बिल्कुल किया जा सकता है। और भारत गल्फ और अडेन रेड
गल्फ ऑफ एडन और रेड सी दोनों क्षेत्रों में एंटी पायरेसी मिशन करता है। तो वैसे तो ये करता है, लेकिन यदि इन केस यदि आपको ये ऑप्शन नहीं पता है, तो हमको एलिमिनेशन टेक्निक से कैसे आंसर तक पहुँचना है, ये देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट 2 क्या है, बिल्कुल गलत है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2-2 हमारा गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे और ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो दोनों जगह पर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी कि 1 हैज़ टू बी राइट, यानी कि 1 को तो करेक्ट होना ही पड़ेगा। अब 3 क्या है, हमारा 3 पहले से ही सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी 1 एंड 3। आईएनएस विशाखापट्टनम के बारे में, ये भारत में विकसित डिस्ट्रॉयर है, पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट प्रोजेक्ट 15 बी के तहत बनाया गया है और ये कैरियर बैटल ग्रुप का हिस्सा नहीं बन सकता है। यदि इसको यदि हम चेक करेंगे तो पहला है कि भारत में विकसित डिस्ट्रॉयर है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। ये प्रोजेक्ट बी के तहत बनाया गया है, इसको हमने पहले ही बताया हुआ है, और ये कैरियर बैटल ग्रुप का हिस्सा नहीं बन सकता है, ये ट्रैप सेट किया हुआ, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, तो ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 करेक्ट। आसियान सदस्य देशों के बारे में, सभी आसियान देश यूनाइटेड नेशंस के सदस्य हैं। आसियान के सभी देशों की सीमाएं एक दूसरे से लगती हैं, और आसियान में मैरीटाइम और मेनलैंड दोनों टाइप्स के देश हैं, यानी मैरीटाइम भी हैं, मेनलैंड भी हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो स्टेटमेंट 2 और 3, 2 और 3 वंस अगेन क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। यहाँ पर एक आ रहा है कि सभी देशों की जो सीमाएं हैं वो एक दूसरे से लग रही हैं। जब वो एक दूसरे से जब उसकी सीमाएं लग रही हैं तो फिर कोई भी कंट्री मैरीटाइम कंट्री नहीं होगा, यानी कोई भी कंट्री आइलैंड कंट्री नहीं होगा, क्योंकि आइलैंड होगा तो उसकी भी सीमा जो होगी वो किसी दूसरे देश से नहीं लगेगी। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हम यहाँ पर जानते हैं कि जो इंडोनेशिया है, जो फिलीपींस है, वो एक आइलैंड है, एक द्वीप है। तो इस प्रकार से ये जो स्टेटमेंट होगा कि सभी देशों की सीमाएँ एक दूसरे से लगती है, स्टेटमेंट 2 हमारा क्या हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, क्लाइमेट फाइनेंस पर भारत का रुख, तो भारत हमेशा कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटी सीबीडीआर सिद्धांत का समर्थन करता है। भारत का मानना है कि डेवलप्ड देश ऐतिहासिक रूप से अधिक जिम्मेदार है। भारत नेट ज़ीरो 2030 तक हासिल करने का लक्ष्य रखता है। यदि इन इस क्वेश्चन के यदि हम एक-एक स्टेटमेंट्स को देखेंगे, जो पहला स्टेटमेंट है कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटीज़, का मतलब ये हो गया कि सबका गोल क्या है, तो कॉमन है, लेकिन जो रिस्पांसिबिलिटीज़ है वो अलग-अलग है। यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनकी रिस्पांसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि वो क्लाइमेट में क्लाइमेट पॉल्यूशन में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन डेवलप्ड कंट्रीज़ का है, डेवलपिंग कंट्रीज़ का कम है, इसलिए इसीलिए रिस्पांसिबिलिटीज़ भी सबकी अलग-अलग होनी चाहिए। और इसी के बेस पर ये बताया गया है कि जो भारत जो देश है वो डेवलप्ड कंट्रीज को, यानी कि डेवलप्ड देश को, विकसित देश को अधिक जिम्मेदार मानता है। और भारत क्या है, तो नेट जीरो जो टारगेट रखा हुआ है कार्बन का, वो 2030 नहीं है, इसको 2070 तक रखा हुआ है। तो स्टेटमेंट हमारा 3 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और हमारा आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 एंड 2। तो ये था आज का सेशन। आगाज़ आईएएस में हमारा उद्देश्य है कि आपको हर दिन क्रिस्प, एनालिटिकल और हाई क्वालिटी सामग्री मिले। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए इसका तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप आगाज़ आईएएस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।